फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल है। एक होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक है फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। जो साइकिल है वो मेस्ट्रुअल साइकिल है। मेस्ट्रुअल साइकिल यानी कि जो ह्यूमन फीमेल है उसमें मेंसेस कैसे आते हैं, उसका साइकिल कैसे कंप्लीट होता है और साइकिल कैसे चलता है। दिस साइकिल रिपीट्स आफ्टर एवरी 28 days in the human female. It involves the changes in the ovary and as well as the uterus. इस पूरे साइकिल के अंदर ओवरी और यूट्रस दोनों के अंदर चेंजेस आती हैं। अब वो चेंजेस, वो साइकिल जो ओवरी के अंदर चलेगा उसे हम कहते हैं ओवेरियन साइकिल। इसी तरह वो चेंजेस या वो साइकिल जो यूट्रस के अंदर चलेगा उसे हम कहते हैं यूट्राइन साइकिल। तो ओवेरियन साइकिल और यूट्राइन साइकिल दोनों मिलकर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल को ह्यूमन फीमेल के अंदर जाकर कंप्लीट करते हैं। अब ये साइकिल कब स्टार्ट होता है और कैसे होता है? दिस होल साइकिल इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द ह्यूमन पिट्यूटरी हार्मोन विच इज कॉल्ड गोनेडोट्रोपिन या गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन। इस हार्मोन के अंडर ये सारा साइकिल चलता है। अब कब चलेगा, कब स्टार्ट होगा? अब जैसे हम कहते हैं एक फीमेल पैदा हुई है, एक बच्ची पैदा हुई है, लेकिन उसको मेंसेस नहीं आएंगे। उसको मेंसेस तब जाकर आएंगे जब जाकर वो बालिग होगी, जब उसकी पबर्टी आएगी। वो जो एज है पबर्टी की वो डिफरेंट है, वेरिएबल है, मे बी 11 ईयर, 12 ईयर, 13 ईयर। तो जब वो इस एज को पहुंचेगी तब जाकर मेंस्ट्रुअल साइकिल उसके अंदर वो स्टार्ट होगा। तो एट द स्टार्ट ऑफ द पबर्टी, बालिग होने पर, बलूगत होने पर, वो जो फीमेल है उसका पिट्यूटरी ग्लैंड क्या रिलीज करेगा? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहां से आएगा? उस फीमेल के पिट्यूटरी ग्लैंड से आएगा। अब ये जो FSH है ये हार्मोन करता क्या है? इस हार्मोन के जिम्मे क्या है? दिस हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द फॉलिकल्स। काम क्या है इस हार्मोन का? वह है फॉलिकल्स को डेवलप करना, फॉलिकल्स को बनाना। अब फॉलिकल कहां पे बनते हैं और वो कैसे होते हैं? जो ओवरी है, ओवरी, इसके अंदर फॉलिकल्स बनते हैं। फॉलिकल्स आर द बॉल लाइक स्ट्रक्चर विच कंटेन द एग, जिसके अंदर एग होता है। अब बहुत सारे फॉलिकल बनते हैं। कौन बनाएगा? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनाएगा। और किसके अंदर बनाएगा? ओवरी के अंदर बनाएगा। तो बहुत सारे फॉलिकल डेवलप हो गए हैं, लेकिन उनमें से ओनली वन विल सर्वाइव। सिर्फ एक बचता है, बाकी सारे उसके जाया हो जाने हैं। वो जो फॉलिकल का जाया होना है उसे कहते हैं फॉलिकल एट्रीजिया। दैट इज कॉल्ड फॉलिकल एट्रीजिया। वो जो एक फॉलिकल बचा है उसी के अंदर एग है। तो फॉलिकल एक बच गया और उसके अंदर वो एग आ रहा है। देन उसके बाद क्या होगा? फॉलिकल तो बन चुके हैं। देन ओवरी अंडर द स्टिमुलस ऑफ द FSH, वो जो ओवरी है उस FSH की वजह से अब वो क्या निकालेगी? एस्ट्रोजन हार्मोन को निकालेगी। इट विल रिलीज द एस्ट्रोजन हार्मोन। जो एस्ट्रोजन हार्मोन है इट विल रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट एंड द थिकनिंग ऑफ द यूट्रस। इसका काम क्या होगा? उस यूट्रस को जाकर थिकन कर देना, उसको जाकर क्रैकी करना, उसको मोटा करना। यानी कि यूट्रस को तैयार किया जा रहा है ताकि आने वाला जो एम्ब्रियो है इसके अंदर वो इंप्लांट हो सके, इसके अंदर जाकर वो फंस सके, ताकि उसकी इंटेशन डेवलप हो सके। अब क्या होगा कि विद द पैसेज ऑफ टाइम एस्ट्रोजन हार्मोन वो जब रिलीज हो रहे हैं, यूट्रस की दीवारें ऐसा सा थिक और क्रैकी होती जा रही हैं। तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन विल स्लो डाउन। वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगा, इसका लेवल ऐसा ऐसा कम हो जाएगा। तो जो जो FSH कम होता जाएगा, एस्ट्रोजन हार्मोन ज्यादा होना शुरू हो जाएगा। देन जो पिट्यूटरी ग्लैंड है
वो जाकर रिलीज करेगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को। LH कहा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रप्चरिंग ऑफ द फॉलिकल। फॉलिकल फट जाएगा, जो ही फॉलिकल फटेगा उसमें से एग वो निकलेगा। जो रिलीज ऑफ द एग फ्रॉम द फॉलिकल इज कॉल्ड ओवुलेशन। ये अमल ओवुलेशन कहलाता है। तो एग उस फॉलिकल में से निकल आएगा और वो एग यहां से निकलकर आहिस्ता आहिस्ता इन द प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ ओविडक्ट में पहुंच जाएगा। उस ओविडक्ट के शुरू वाले हिस्से में पहुंच जाएगा और जो फटा हुआ फॉलिकल है ये आहिस्ता आहिस्ता पिचकेगा, ये येलो हो जाएगा, ये ग्लैंडुलर है। इसे हम कहते हैं कार्पस ल्यूटियम। दैट इज कॉल्ड कार्पस ल्यूटियम। द रप्चर्ड फॉलिकल, जो कि फटा हुआ फॉलिकल है, जो पिचक चुका है, जो येलो हो चुका है आफ्टर द रिलीज ऑफ द एग, दैट इज कॉल्ड कार्पस ल्यूटियम। क्या नाम है उसका? वो कार्पस ल्यूटियम है। और जो कार्पस ल्यूटियम है इसका काम होता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को रिलीज करना। कार्पस ल्यूटियम किसको रिलीज करेगा? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को रिलीज करता है। एंड द प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन है ये फर्दर जाकर उस यूट्रस की वाल को थिक, क्रैकी और वेस्कुलराइज्ड कर देगा। वेस्कुलराइज का मतलब है उसके अंदर ब्लड वेसल्स आहिस्ता आहिस्ता मजीद डेवलप होना शुरू हो जाएंगी। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है उसने आकर फॉलिकल को रप्चर करना है और एग उसमें से रिलीज हो जाना है। हमने कहा था रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द फॉलिकल इज कॉल्ड ओवुलेशन। अब एग जो है ओवरी के बाद उस ओविडक्ट के प्रोक्सिमल पार्ट में पहुंच जाएगा। वहां पहुंचा हुआ है, हर चीज तैयार है। अगर तो यहां से स्पर्म आता है विजाइना से यूट्रस, फिर ओविडक्ट, और ओविडक्ट के शुरू वाले हिस्से में जाकर वो एग को जाकर फर्टिलाइज कर देगा, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा था। फिर वो जो जाइगोट बनेगा 3 से 4 डेज यहां पर स्टे करेगा, फिर यहां से निकलेगा और फिर जब यूट्रस में पहुंचेगा तो किसी एक क्रैक में जाकर फंसेगा और उसका कनेक्शन जाकर मदर बाल के साथ वो डेवलप होगा, यानी कि उसकी प्रेगनेंसी मेंटेन हो जाएगी। लेकिन अगर वो विर्जिन है, वो कुंवारी है, और स्पर्म में तो आना नहीं है, जब स्पर्म नहीं आएगा तो जो एग है वो आहिस्ता आहिस्ता अब डीजनरेट होगा, वो जाया होगा। अब हुआ क्या है कि हर चीज तैयार है, वो एग भी निकल चुका है, यूट्रस के वाल भी थिक और क्रैकी हो चुकी है, हर चीज तैयार है, सिर्फ इंतजार है उस स्पर्म का। स्पर्म उसका मेहमान है और उसने विर्जन के अंदर तो आना नहीं है। कुंवारी जो है वो, जैसे हम कहते हैं कि इंतजार है उस मेहमान का, मेहमान ने आना है, घर सजा हुआ है, सोफे वगैरह उसके लगे हुए हैं, हर चीज तैयार है। लेकिन अगर मेहमान ना आया तो हर चीज चौपट हो जानी है, हर चीज जाया हो जानी है। तो जब स्पर्म नहीं आएगा तो हर चीज आहिस्ता आहिस्ता तहस नहस होगी। बाद उस ओविडक्ट के प्रोक्सिमल पार्ट में पहुंच जाएगा। वहां पहुंचा हुआ है, हर चीज तैयार है। अगर तो यहां से स्पर्म आता है विजाइना से यूट्रस, फिर ओविडक्ट, और ओविडक्ट के शुरू वाले हिस्से में जाकर वो एग को जाकर फर्टिलाइज कर देगा, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा था। फिर वो जो जाइगोट बनेगा 3 से 4 डेज यहां पर स्टे करेगा, फिर यहां से निकलेगा और फिर जब यूट्रस में पहुंचेगा तो किसी एक क्रैक में जाकर फंसेगा और उसका कनेक्शन जाकर मदर बाल के साथ वो डेवलप होगा, यानी कि उसकी प्रेगनेंसी मेंटेन हो जाएगी। लेकिन अगर वो विर्जिन है, वो कुंवारी है, एग ने तो स्पर्म में तो आना नहीं है। जब स्पर्म नहीं आएगा तो जो एग है वो आहिस्ता आहिस्ता अब डीजनरेट होगा, वो जाया होगा। अब हुआ क्या है कि हर चीज तैयार है, वो एग भी निकल चुका है, यूट्रस के वाल भी थिक और क्रैकी हो चुकी है, हर चीज तैयार है, सिर्फ इंतजार है उस स्पर्म का। स्पर्म उसका मेहमान है और उसने विर्जन के अंदर तो आना नहीं है। कुंवारी जो है वो, जैसे हम कहते हैं कि इंतजार है उस मेहमान का, मेहमान ने आना है, घर सजा हुआ है, सोफे वगैरह उसके लगे हुए हैं, हर चीज तैयार है। लेकिन अगर मेहमान ना आया तो हर चीज चौपट हो जानी है, हर चीज जाया हो जानी है।
तो जब स्पर्म नहीं आएगा तो हर चीज आहिस्ता आहिस्ता तहस नहस होगी। अब क्या होगा कि जब 28th डे आएगा, 28th डे, वहां तक हर चीज डिवेलप हो चुकी है और दीवारें इतनी ज्यादा थिक और क्रैकी हो चुकी होंगी, एंड्रोमीट्रियम की वाल इतनी क्रैकी हैं कि अब वो वहां पर ठहर नहीं सकती, और जो प्रोजेस्टेरॉन है उसका लेवल अब आहिस्ता आहिस्ता डाउन होना शुरू हो जाएगा। जो ही प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन हुआ और उसके साथ 28th डे आया, तो उस वक्त जाकर एंड्रोमीट्रियम यानी कि यूट्रस की जो इनर वाल है वो फट जाएगी, वो रप्चर हो जाएगी। जो ही ये दीवार फटी तो इसमें से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो विजाना के रास्ते वो ब्लीडिंग आहिस्ता आहिस्ता निकलना शुरू हो जाएगी। द डिस्चार्ज ऑफ द ब्लड फ्रॉम द विजाना, विजाना के थ्रू जो ब्लड का निकलना है उसे हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन, वो मेंस्ट्रुएशन है। अब बात ये याद करने की है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल और मेंस्ट्रुएशन में फर्क क्या है। और भाई जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो एक साइक्लिक एक्टिविटी है जो पूरे 28 डेज के अंदर रिपीट हो रही है, जिसके अंदर ओवरी और यूट्रस दोनों के अंदर चेंजेस आ रही हैं। यानी कि ऐसा साइकिल है जो 28 डेज के बाद रिपीट होता है। उस साइकिल में ओवरी और यूट्रस दोनों के अंदर चेंजेस आती हैं। ये सारा साइकिल 28 डेज का मिलकर उस मेंस्ट्रुअल साइकिल को बनाता है। लेकिन जो मेंस्ट्रुएशन है वो जस्ट डिस्चार्ज ऑफ द ब्लड है, जो खून का निकलना है, जो ब्लीडिंग का होना है, वो मेंस्ट्रुएशन है। देन इट लास्ट फॉर 3 to 7 डेज। ये जो अमल है ब्लीडिंग का 3 से 7 डेज तक ये होता रहेगा। ये 4 डेज हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द हेल्थ ऑफ द फीमेल। अगर वो हेल्दी है तो साइकिल 5-6 डेज तक चला जाएगा, वरना 4 डेज 5 डेज सफिशिएंट होते हैं। इस सारे मेंस्ट्रुएशन के दौरान क्या होगा कि सारी दीवारें आहिस्ता आहिस्ता कट कट कर नीचे गिरेंगी। ब्लीडिंग हो रही है बहुत ज्यादा, दीवारें कट कट के नीचे आ रही हैं, दीवारों की सफाई हो रही है, साथ सारा वेस्ट वो बाहर को आ रहा है। ये क्लॉटेड ब्लड और उसके साथ वेस्ट, डेब्रीज और खून के लोथड़े और थोड़ी बहुत जो बोटियां वगैरह हैं वो कट कट कर नीचे आ रही हैं। 7 डेज तक ये प्रोसेस होता रहेगा। इसे कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। अगर हम उसको दिखाना चाहें, जैसे आपकी बुक में है कि चेंजेस कैसे आती हैं, हमने कहा था कि ओवरी और यूट्रस दोनों के अंदर चेंजेस आ रही हैं। जो साइकिल चलेगा ओवरी के अंदर उसे कहते हैं ओवेरियन साइकिल। ये दिखा रहे हैं आपको ओवेरियन साइकिल, ये वाला ओवेरियन साइकिल है। ये फॉलिकल है। जैसे हमने कहा था फॉलिकल बनते ज्यादा है, बचता सिर्फ एक है। वो जो एक फॉलिकल बचा हुआ है उसकी ऐसा डेवलपमेंट हो रही है। 14th डे को जाकर ओवुलेशन होती है ह्यूमन फीमेल के अंदर। इस बात को याद करना है, यानी कि 14th डे को फॉलिकल फटता है, ओवुलेशन होती है, एग उसमें से निकलता है। ये 14 डे है, ये डेज है इधर। तो एग्जैक्ट 14 डे को जो है वो जाकर ओवुलेशन होती है। एंड दिस वन इज द मोस्ट फर्टाइल डे, ये सबसे ज्यादा फर्टाइल डे है। अगर इस दिन ह्यूमन फीमेल के अंदर वो स्पर्म गया, वो जाकर एग को फर्टिलाइज कर देगा और उसकी जो है प्रेगनेंसी हो जानी है। अब फॉलिकल फट चुका है, एग उसमें से रिलीज हो चुका है। हमने कहा था फटा हुआ फॉलिकल क्या कहलाता है? कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम है, कार्पस ल्यूटियम ऐसा ऐसा बनता जा रहा है। और हमने ये भी कहा था कार्पस ल्यूटियम का काम होता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को निकालना। उस प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की वजह से ये दीवारें और ज्यादा थिक और क्रैकी होती जा रही हैं और वेस्कुलराइज्ड होती जा रही हैं। उसके अंदर ब्लड वेसल्स भी आ रही हैं। जब 28th डे आएगा उस वक्त दीवारें इतनी ज्यादा थिक हो चुकी हैं, अब वो वहां पर ठहर नहीं सकती। कार्पस ल्यूटियम भी ऐसा ऐसा रिग्रेसिव होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। तो कार्पस ल्यूटियम के खत्म होने की वजह से प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी डाउन होगा। और जो ही प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन हुआ, अभी हमने कहा था कि दीवार जाकर फट जाएगी और फिर वो मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जानी है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो। अब एक है ओवेरियन साइकिल और दूसरा है यूट्राइन साइकिल। यूट्राइन साइकिल जो है ये चेंजेस यूट्रस के अंदर आनी है। ये यूट्रस की दीवार आपको दिखा रहा है
कि विद द पैसेज ऑफ टाइम यूट्रस की वॉल आहिस्ता सा थिक और क्रैकी होती जा रही है और वेस्कुलराइज्ड होती जा रही है। अभी हमने कहा था कि 14th डे को जाकर ओवुलेशन होगी, कार्पस ल्यूटियम बनेगा, ऐसा सा रिग्रेसिव होगा और 28th डे को जाकर वो बहुत छोटा हो चुका होगा और प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो ही डाउन होगा, दीवार जो है कट जाएगी, उसके बाद ब्लीडिंग स्टार्ट हो जानी है। अब हम कहते हैं कि स्टार्ट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज द स्टार्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द एग, यानी कि जब उस फीमेल के अंदर वो उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा, इसका मतलब है अब उसमें एग की प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि निशानी है कि अब उसका बच्चा पैदा हो सकता है, अब बच्चा पैदा करने काबिल वो हो चुकी है। अब हम कहते हैं कि जो मोस्ट फर्टाइल डे है वो तो है 14th डे, यानी कि अगर इस दिन स्पर्म आएगा वो जाकर उस एग को फर्टिलाइज कर देगा। अब 14th डे के अलावा 11 से लेकर 17th जो डेज हैं, दीज आर आल्सो द फर्टाइल डेज। मोस्ट फर्टाइल डे 14 डे है, उसके अलावा जो फर्टाइल डेज हैं जिनमें अगर कपुलेशन हुई या स्पर्म गया तो उसे जाकर फर्टिलाइज कर देगा, वो डेज कौन से हैं? 11 से 17 डेज हैं। अब याद करना, हमने पीछे पढ़ा था कि जो एग लाइफ है वो है 48 आवर्स और जो स्पर्म लाइफ है वो है 72 आवर्स। कि एग ने वहां पर अंदर 2 दिन तक 48 आवर्स तक जो है वो सरवाइव करना है, और अगर जो स्पर्म अंदर जाएगा वो 72 आवर्स तक अंदर सरवाइव कर सकता है। इसका मतलब क्या हो, देखो अगर 11th डे को स्पर्म अंदर जाता है, उसने 3 दिन अंदर सरवाइव करना है। 11th को अगर वो गया, 12th, 13th और 14th, यानी कि 14th को जब वो एग आएगा पहले से मौजूद स्पर्म उसे जाकर फर्टिलाइज कर देगा, उसकी फर्टिलाइजेशन के चांसेस हैं। और अगर वो स्पर्म जाता है 12th को, तो 12th, 13th और 14 उसने 3 दिन अंदर स्पर्म ने रहना था, तो जो ही वो एग आएगा स्पर्म जाकर उसे फर्टिलाइज कर देगा। अगर स्पर्म जाता है 13th को, फिर भी 14th डे को जाकर उसकी फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, और अगर स्पर्म जाता है 14th को, उस दिन तो एग ने आना ही आना है, वो जाकर उसे फर्टिलाइज कर देगा। अब एग आया 14th डे को, एग ने 48 आवर्स तक 2 दिन तक अंदर सर्वाइव करना है। अगर वो 14th को एग आया है, 15 और 16 तक उसने जिंदा रहना है, सर्वाइव करना है अंदर। अगर स्पर्म आया 14 को, या स्पर्म आए 15 को, या स्पर्म आए 16 को, ये स्पर्म जाकर उस एग को फर्टिलाइज कर सकता है। 17th डे जो है वो प्रिकॉशनरी है, एहतियाती दिन है। मे बी अगर उसका साइकिल डिस्टर्ब हो जाए फीमेल का, तो फिर वो स्पर्म जाकर 17th को भी उस एग को फर्टिलाइज कर सकता है। तो हमने कहा कि 14th डे इज द मोस्ट फर्टाइल डे, और वैसे फर्टाइल डेज आर 11 to 17th डेज हैं। अगर इन दिनों में स्पर्म अंदर जाएगा तो वो जाकर एग को फर्टिलाइज कर सकता है, उसकी प्रेगनेंसी के चांसेस हैं, वो फर्टिलाइजेशन हो सकती है उसकी। अब 11 से पहले जो डेज हैं या फिर 17 के बाद वाले डेज हैं, दीज आर नॉट द फर्टाइल डेज। अगर 11 to 17 डेज के दौरान कपुलेशन ना की जाए, इन दिनों से एहतियात की जाए, तो फिर उसकी फर्टिलाइजेशन के चांसेस वो तकरीबन 0 हो चुके हैं, वो 0 हैं। यानी कि अगर 17th और 11 डेज से आगे पीछे जाकर स्पर्म अगर अंदर पहुंचेगा, कपुलेशन होगी, तो उसकी फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकती, उसके चांसेस वो 0 हो चुके हैं। ये याद करना कि जिस दिन ब्लीडिंग स्टार्ट होगी, वेरी फर्स्ट डे ऑफ द ब्लीडिंग इज द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द न्यू साइकिल, वो नए साइकिल का पहला दिन है। ये नहीं देखना आपने कि वो कितने दिन तक मेंसेस चलते हैं, उसके कितने दिन तक उसको ब्लीडिंग होती है, उसको नहीं देखना आपने। देखो, मैं कह रहा हूं आपसे कि वेरी फर्स्ट डे ऑफ द ब्लीडिंग इज द स्टार्ट ऑफ द न्यू साइकिल। वेरी फर्स्ट डे ऑफ द ब्लीडिंग इज द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द न्यू साइकिल। यानी कि जैसे मैं आपसे कहता हूं, अगर 1 मार्च को
लेट्स से 1 मार्च को अगर ब्लीडिंग स्टार्ट हुई है, 1 मार्च इज द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द न्यू साइकिल। अब इसका जो 14वां दिन बनेगा 14th मार्च, वो उसका मोस्ट फर्टाइल डे है। यानी कि कहने की बात ये है, आपने ये नहीं देखना कि वो मेंसेस कितने दिन तक रहे हैं, वो 5 डेज है 7 डेज है, उसको कुछ नहीं कहना आपने। बहुत स्टूडेंट ये समझते हैं कि जिस दिन ब्लीडिंग स्टॉप होगी उसके आगे न्यू साइकिल स्टार्ट होगा। नहीं नहीं नहीं, याद करना कि जिस दिन ब्लीडिंग स्टार्ट होगी वो न्यू साइकिल का सबसे पहला दिन होगा, वहीं से काउंटिंग करनी है आपने। जैसे मैंने आपसे कहा, अगर ब्लीडिंग होती है 1 मार्च को, ये नए साइकिल का वेरी फर्स्ट डे है। अब जो उसका 14th डे बनेगा, 14th मार्च बनेगा, वो उसका मोस्ट फर्टाइल है, वो डे कहलाएगा। तो हमने कहा कि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है, उसके साथ ये मेंस्ट्रुएशन है। अब जिस दिन या जिस वक्त ये मेंस्ट्रुअल साइकिल पहले पहले पबर्टी के टाइम उस फीमेल के अंदर स्टार्ट हुआ था, ये उसका एग की प्रोडक्शन की वो डे है। और जिस दिन जाकर ये साइकिल स्टॉप होगा, जिस एज में जाकर स्टॉप होगा, उस दिन एग की प्रोडक्शन स्टॉप हो जानी है। जैसे एक होता है मीनोपाज। मीनोपाज इज द कंप्लीट स्टॉपेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल का मुकम्मल तौर पर जो बंद हो जाना है वो मीनोपाज कहलाता है। कब ऐसा होगा? जब फीमेल की एज 45 प्लस में जाएगी। वो 46 हो सकता है, 47 हो सकता है, 50 हो सकता है। तो 45 प्लस में जाकर उस ह्यूमन फीमेल के अंदर कंप्लीट स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाएगा। मैंने आपसे कहा कि जिस एज में उसका साइकिल स्टार्ट हुआ था, वो 11th ईयर है, 12th है, 13 है, वो उस दिन उसका एग बनना शुरू हो गया था। और जिस दिन जाकर उसका साइकिल बिल्कुल बंद हो जाएगा, उसकी एग की प्रोडक्शन स्टॉप हो जानी है, उसका मजीद बच्चा पैदा नहीं हो सकता। इसलिए बूढ़ी औरतों को मेंसेस नहीं आते और ना ही उनके बच्चे वो पैदा होते हैं। अब ये याद करना कि मेंस्ट्रुअल साइकिल सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन फीमेल के अंदर चलता है। बाकी जितने एनिमल्स हैं, किसी के अंदर भी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलेगा। क्या कभी आपने देखा है कि वो जो खोती है उसको मेंसेस आ रहे हो? उसे कभी नहीं आएंगे। वो गाय है, भैंस है, बकरी है, उससे मेंसेस नहीं आते, उनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलता। उसके अंदर इसकी बजाय ईस्टर साइकिल चलता है। ईस्टर साइकिल ये क्या होता है? फिजियोलॉजिकल चेंजेस बिटवीन द टू हीट साइकिल। उनके अंदर क्या चलता है? ईस्टर साइकिल। फिजियोलॉजिकल चेंजेस बिटवीन द टू हीट साइकिल, दो हीट साइकिल के दरमियान में जो उसके जिस्म के अंदर, जो उसकी यूट्रस के अंदर तब्दीली आ रही है, वो उसका ईस्टर साइकिल है। ईस्टर साइकिल मखसूस डेज में उन फीमेल के अंदर चलता है, उन एनिमल की फीमेल में चलेगा। अगर उन दिनों में वो स्पर्म अंदर जाएगा तो जाकर उसे फर्टिलाइज कर सकता है, उसका अंदर बच्चा ठहर सकता है। और उन दिनों में वो जो एनिमल की फीमेल है उसके अंदर डिजायर पैदा होती है, उसकी हीट पैदा होती है, उसके अंदर ख्वाहिश पैदा होती है, तब उन दिनों में अपने मेल को वो नजदीक आने देती है। अगर वो डेज गुजर गए या उस फीमेल के अंदर उसके जाकर प्रेगनेंसी अगर हो गई, तो जब तक उसका बच्चा पैदा नहीं होगा, वो जो एनिमल है वो अपने मेल को नजदीक नहीं आने देते। जैसे गाय है, भैंस है, बकरी है, तो जब उसकी एक दफा प्रेगनेंसी हो जाए तो वो मेल को नजदीक नहीं आने देंगी जब तक उसका बच्चा पैदा नहीं हो जाता, जब तक उसका न्यू साइकिल स्टार्ट नहीं हो जाता। लेकिन जो ह्यूमन फीमेल है उसके अंदर हर 28 डेज के बाद साइकिल स्टार्ट हो रहा है। इसका फायदा ये भी है कि उस फीमेल के बाद मैक्सिमम चांसेस हैं फॉर द फर्टिलाइजेशन। फिर अगर फीमेल, ह्यूमन फीमेल के अंदर प्रेगनेंसी हेल्ड हो भी जाती है तो उसके बाद भी कपुलेशन हो सकती है, वो मेल फीमेल का मिलाप हो सकता है अप टू द बर्थ, जब तक उसका बच्चा पैदा नहीं हो जाता। इस्लाम की रूह से या मेडिकल रूह से उसके अंदर कोई मुमानियत वो बिल्कुल नहीं है, उनका मिलाप हो सकता है।